Assalamualaikum everyone. Good morning and welcome to the Inside Scoop, आपका favorite show on everything finance, economics and business. PSX के bulls are showing no signs of slowing down. The benchmark KSE 100 index continued its upward march. फिर से एक और all-time high तोड़ दिया. इंडेक्स ने टच किया एक इंटरडे हाई ऑफ 153,400 पॉइंट्स और फिर क्लोजिंग दिया 152,665 with an increase of 463 points. ये परफॉर्मेंस इस परफॉर्मेंस ने वेंसडे को एक मैसिव गेन बिल्ड किया ओवर 1200 पॉइंट्स, हाईलाइटिंग जस्ट कि कितना मोमेंटम है मार्केट में. एनालिस्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, म्यूचुअल फंड्स एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं इस रैली में. एक एनालिस्ट ने नोट किया कि फ्रेश इनफ्लोज इनटू इक्विटी फंड्स आर गिविंग एसेट मैनेजर्स बाइंग पावर, पुशिंग वैल्यूएशंस हायर एंड हायर. इन्वेस्टर्स आर स्टार्टिंग टू सी के इकोनॉमी में ग्रेजुअल रिकवरी का स्टेज शुरू हो गया है और ये ऑप्टिमिज्म फीड कर रहा है डायरेक्टली इनटू द इक्विटी मार्केट्स. आई वुड लाइक टू गिव माई टीम एंड एवरीवन who is working in the mutual funds और जितने लोग promote कर रहे हैं asset management और stock market को, I would like to genuinely give all of those people the credit for this because recently इतना uptick आया है and how many people want to spread education about the stock market. और मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई चीज़ नहीं हो सकती कि लोग actually लोगों को सिखा रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें analyze कर रहे हैं, करनी है, किस तरह investment करनी है और कोई conversation शुरू हुई because सबसे पहले चीज़ें एक conversation से शुरू होती हैं and when something becomes a trend and that means कि वो सोसाइटी का एक हिस्सा बनना शुरू हो गया. So thinking of the fact that stock market हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बनना शुरू हो गया, it makes me really really happy. So thank you to everyone who is out there spreading this knowledge. अब हम अपना ध्यान शिफ्ट करते हैं टू द ग्लोबल स्टेज. इन्वेस्टर सेंटिमेंट एशिया में इम्प्रूव हुई आफ्टर सपोर्टिव कमेंट्स यूएस फेडरल रिजर्व ऑफिशियल से. उन्होंने हिंट किया रेट कट्स पे इन द मंथ्स अहेड, जो ईज करता है कुछ कंसर्न्स हैं अराउंड राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स. मीनवाइल करेंसी स्टेबिलिटी ऐड कर रही है फ्यूल टू पाकिस्तान की जो पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुई है. रुपी ने अपना 20th कंसेक्यूटिव गेन पोस्ट किया अगेंस्ट द यूएस डॉलर, क्लोजिंग एट 281.67. ये मूव छोटी शायद लगेगी, 4 पैसे की है, लेकिन वो स्ट्रीक मैटर करती है एक्चुअली. एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल रुपी रिड्यूस करता है इंपोर्ट के कॉस्ट्स, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स और लोकल बिजनेसेस को ब्रीदिंग रूम देता है. बहुत लंबी विनिंग स्ट्रीक है और इसने मार्केट कॉन्फिडेंस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया है. मार्केट से अगर हम थोड़ा दूर शिफ्ट करते हैं तो बड़ी डेवलपमेंट्स आई बीजिंग से, जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने लॉन्च किया व्हाट ही कॉल्ड CPEC 2.0, पाक चाइना B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस. 21 MOUs वर्थ $4.2 बिलियन वर साइन. प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया कट थ्रू ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप एंड उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स को स्पीड अप करेंगे. उन्होंने अश्योर किया चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी है और कि वो ट्रीट किए जाएंगे एज जेन्युइन पार्टनर्स इन पाकिस्तान ग्रोथ स्टोरी. ये मार्क करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट स्ट्रैटेजी में. जब फर्स्ट फेज ऑफ CPEC फोकस था ऑन एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, CPEC 2.0 डिज़ाइंड है अराउंड बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिनरल्स, इंडस्ट्रियल रिलोकेशन. शहबाज शरीफ स्पेसिफिकली उन्होंने पॉइंट आउट किया कि एग्रीकल्चर एम्प्लॉय 60% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन और चाइना की एक्सपर्टीज़ के साथ मॉडर्नाइजेशन यील्ड्स इंक्रीज़ कर सकता है और एक्सपोर्ट्स भी. उन्हें ये भी स्ट्रेस किया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक बहुत की रोल प्ले करेंगे इन ऑफरिंग कंपेरेटिव लेबर एंड इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट जॉइंट वेंचर्स. शहबाज शरीफ ने फर्दर कहा कि वो रिकॉल कर रहे हैं अपनी विजिट टू चाइना इन 1982. Was he like 20? Anyway, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि चाइना सफ़र कर रहा है सक्सेस से, not failure. And today China is the world's second largest economy, a global military power, and उन्होंने लिफ्ट किया है more than 700 million people out of poverty. उनका मैसेज बहुत क्लियर था कि चाइना की सपोर्ट के साथ पाकिस्तानी कमिटमेंट्स के साथ पाकिस्तान भी ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकता है. Now let's shift gears to telecom. हमारे पास some fascinating data है. जनवरी और जुलाई के बीच पाकिस्तान ने लोकली प्रोड्यूस किए 17.83 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स. इसमें से 8.47 मिलियन स्मार्टफोन्स थे और 9.36 मिलियन 2G फीचर फ़ोन्स थे. ब्रांड वाइज इन्फिनिक्स लेड विद ओवर 2 मिलियन यूनिट्स. ऑन सरफेस पे ये पॉजिटिव साउंड करता है, लेकिन एक बड़ा ट्रेंड एक दूसरी स्टोरी बता रहा है. लोकल प्रोडक्शन डिक्लाइन में है स्टेडली सिंस 2022.
2021 में पाकिस्तान ने 24 मिलियन डिवाइस से ज़्यादा प्रोड्यूस किए थे लोकली। 2023 तक ये नंबर 21 मिलियन पे आया, 14% का डिक्लाइन। एंड रीजंस बहुत क्लियर थे, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिस्ट्रिक्शंस स्टेट बैंक के इंपोर्ट्स के थ्रू, देन ऑफ कोर्स PTA का जो टैक्स है। एट द सेम टाइम कमर्शियल इंपोर्ट्स प्लमेट हुए हैं नियरली 25 मिलियन यूनिट्स इन 2020 टू जस्ट 1.5 मिलियन इन 2023। तो जो हम देख रहे हैं वो एक कंप्रेस्ड मार्केट है जहां बहुत लोकल प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स अंडर स्ट्रेस हैं। सबसे स्ट्राइकिंग डेवलपमेंट ये है हाउएवर कि डिवाइस यूसेज पैटर्न्स क्या हैं। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन पाकिस्तान में हैज़ ड्रॉप टू 59% in 2023 to just 48% this year. Meanwhile, 2G usage has increased from 41% in 2023 to 52% in 2025. मतलब कि instead of moving forward into high-tech connectivity, हम उल्टा 2G की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी बहुत serious implications हैं toward digital adoption, fintech expansion, e-commerce and actually even basic connectivity. एक कंट्री जो एम कर रही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकती स्मार्टफोन यूसेज के डिक्लाइन को। So to wrap it all up, PSX continue कर रहा है to be the shining star, reflecting investor confidence, mutual fund inflows and hopes of economic recovery. The rupee's consistent appreciation has further strengthened the outlook. पॉलिसी फ्रंट पे पाकिस्तान अपने आप को पोजीशन कर रहा है CPEC 2.0 के साथ एज अ गेम चेंजर। एम कर रहा है टू अट्रैक्ट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन हाई ग्रोथ सेक्टर्स, लेकिन चैलेंजेस रिमेन करते हैं स्पेशली इन इंडस्ट्रीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग जहाँ प्रोडक्शन स्लो है, स्मार्टफोन अडॉप्शन स्लिप कर रही है। यानी कि एक तरफ मार्केट्स और पॉलिसी सिग्नल्स बहुत पॉजिटिव हैं, दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ सेक्टर्स में स्ट्रेस भी दिखा रही हैं। द क्वेश्चन इज़ नाउ कि पाकिस्तान क्या ट्रांसलेट करेगा इस ऑप्टिमिज्म को इनटू long-term sustainable growth या नहीं। On that note, we're going to take a very short break. After the break, we'll be back with a very special guest as usual. हमारे साथ मौजूद होंगे a very dear friend of mine and someone who's one of the greatest minds in the capital markets, Mr. Farhan Rizvi. तो कहीं नहीं जाएगा, get comfortable. It's going to be an interesting conversation. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I'm Mashal Khan. We'll be right back. Assalamu alaikum, welcome back and you are watching The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I let you guys know that we have someone very special with us today to discuss, of course, a beautiful place called the Pakistan Stock Exchange. हमारे साथ मौजूद हैं not only someone who is a great mind and someone who has so much experience capital markets में, especially in the stock market, but someone who's a very dear friend of mine. Thank you so much for joining us, Farhan. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. So फरहान, सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, स्टॉक मार्केट 153 क्रॉस कर चुकी है, बुल रन, स्पेशली लास्ट वीक रोल ओवर का थोड़ा सा इफेक्ट आया था एंड लोगों ने, लेकिन वहाँ भी आपके बुल्स ने मार्केट को 148 पे पकड़ के रखा हुआ था एंड यहाँ से सीधा 5000 पॉइंट्स अपवर्ड दिस वीक टूवर्ड अ ब्यूटिफुल क्लोजिंग इंशाल्लाह टुडे। एंड तो आपकी क्या टेक है? मैंने पर्सनली एक चीज़ जो नोटिस की है ना, इसके एक तो म्यूचुअल फंड्स के स्टैट्स आ रहे हैं कि हमें तो पता है कि हम मार्केट में काम करते हैं कि इनफ्लोज आ रहे हैं इक्विटी फंड्स में अक्रॉस द AMCs, राइट? आप लोगों के पास भी आ रहे होंगे, हमारे पास भी आ रहे हैं। अ बंच ऑफ अदर AMCs हैव बीन डिप्लॉइंग फंड्स। मैंने पर्सनली एक चीज़ नोटिस की है, ब्लू चिप्स में बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है एंड मेरा जो टेक है इस चीज़ पे वो ये है कि जितना नया इन्वेस्टर आ रहा है ना, वो एक सेंस आ रहा है ऑफ द मार्केट, वो सट्टे के लिए नहीं आ रहा, वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है। तो वो उन कंपनीज को ढूंढ रहा है जिनकी एक हिस्ट्री है ऑफ गुड मैनेजमेंट, जिसके बेसिस पे वो आगे जाती हैं। एंड देन आप अस्यूम कर सकते हैं कि जब अच्छी मैनेजमेंट होती है तो उनका एक्सपेंशन की तरफ व्यू होता है, अगर एक्सपेंशन पे नहीं होता तो वो अच्छी डिविडेंड यील्ड्स देते हैं। आपका क्या टेक है इस चीज़ पे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट लोगों को ये समझ में आने लगा है कि इन्वेस्टमेंट उसी एवेन्यू में की जाती है जो कि अपने फंडामेंटल रखती है। एक ब्लू चिप कंपनी, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमने पाकिस्तान में देखा कि कॉर्पोरेट अर्निंग जो है ना इन ब्लू चिप कंपनीज की ईयर ऑन ईयर मैसिव ग्रोथ दिखाती हैं। सो वी टॉक अबाउट बैंक्स, वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वी टॉक अबाउट फार्मा, वी टॉक अबाउट एनी अदर कंपनी जो कि बेहतर मैनेजमेंट के साथ मार्केट में लिस्ट हुई है और अपनी परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेहतर ही दिखाती है।
सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि इन्वेस्टर को एटलीस्ट ये रियलाइजेशन है कि अगर मार्केट रीरेट हुई है और 3 के मल्टीपल से 8 के मल्टीपल पे आई है और इसमें अब अगर फर्दर किसी एरिया में किसी सेगमेंट में पोटेंशियल बचा है तो वो ज़ाहिरन वही ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिनके जो हाई वेटेज हैं और जिनकी मैनेजमेंट जो है वो परफॉर्मेंस दिखाती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाती है. सो राइट नाउ व्हाट आई बिलीव इज के जो सिचुएशन हमने थोड़ी सी देखी है रोल ओवर वीक में जो मार्केट में थोड़ा सा एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज आया था, उसके बाद मार्केट ने अपने आप को दोबारा से बुलिश ट्रेंड की तरफ मूव किया है. तो आई थिंक लोगों को ये जो रियलाइजेशन है कि वर्किंग इन द ब्लू चिप स्टॉक्स वो ही शायद मार्केट के इस ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर रही है कि मार्केट में कोई ऐसे स्टॉक्स जो हैं वो लोग काम नहीं कर रहे उन लीवरेज पोजीशंस में जिनमें पिछले अदवार में या हिस्ट्री में जिनमें कभी कोई ऐसा इशू हुआ होगा या कोई डिबैकल हुआ होगा जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने अपनी मनी लूज की होगी. सो दिस इज द सिनेरियो नाउ. सिनेरियो इज चेंज ऑब्वियसली और हम देख रहे हैं ये जो इनफ्लो है ये भी काफ़ी हद तक आ रहा है और बेहतर एवेन्यूज में इन्वेस्ट हो रहा है. Lovely. The most concerning चीज for me if we talk today is the flood. I think जिसका शायद implications हमें शायद अभी नजर नहीं आ रही हैं, जो कि मुझे लगता है कि कुछ अरसे में शायद मार्केट को जो है वो थोड़ा सा रियलिटी चेक देगी रिलेटेड टू मे बी अगर हम पोस्ट नंबर्स आएंगे थोड़ा सा रियल पिक्चर सामने आएगी कि पोस्ट फ्लड हुआ क्या है हमारे साथ, तो इसमें शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा मार्केट में. ऑब्वियसली उसमें हमारी क्रॉप्स डैमेज हो सकती हैं, उसमें हमारी जो है वो फूड प्राइसेस का इशू आ सकता है जिससे इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी आएगा ऑब्वियसली. तो जो लोगों की एंटिसिपेशन थी कि शायद एक फर्दर इंटरेस्ट रेट यहाँ से कट हो सकता है, दैट वुड बी नाउ एक क्वेश्चन मार्क है उस पर कि इस पोस्ट फ्लड जो है सिचुएशन जो क्रिएट होती हैं कि उसमें क्या होगा. सवाल जाहिर अभी तो उसमें 15-20 दिन और लगेंगे इस सिचुएशन को थोड़ा और क्लियर होने में कि कितना डैमेज हुआ है, किस हद तक हम चीज़ों को इम्पैक्ट कर सकते हैं. ऑब्वियसली हर सेक्टर इम्पैक्ट करेगा उससे. आपका अगर एग्री साइड पे इंपोर्ट बिल पे प्रेशर आता है वो प्रेशर होगा, आपका दूसरे प्रेशर्स होंगे. सो देयर आर थिंग्स दैट वुड इम्पैक्ट. आई थिंक वो एक कंसर्निंग चीज़ है जो अपकमिंग डेज में आ सकती है. बट अगेन मार्केट की वैल्यूएशंस, मार्केट की कॉर्पोरेट अर्निंग बता रही हैं कि अगर मार्केट में इस तरह की किसी सिचुएशन में कंसोलिडेशन फेज आता भी है तो अपॉर्चुनिटी होगी. लवली लवली. सो अभी क्या कहते हैं, आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद समवन एंड कुछ लोग होते हैं अंडर द इम्प्रेशन कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है. मैं हंस इसलिए रही, जब आप बात सुनेंगे आपको भी हंसी आएगी क्योंकि हमें पता है कितनी मुश्किलात हैं. किसी ने मुझसे कहा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ काला पैसा सफ़ेद होने आता है. तो आप ज़रा एक्सप्लेन करना चाहेंगे व्हाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल इवन 0.01%. तो इसकी एक सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर हमारे लोग बहुत सारे बात करते हैं ईज ऑफ एक्सेस टू द एसेट क्लास कि हम बाइनेंस में अकाउंट खोलने जाते हैं तो 5 मिनट में अकाउंट खुल जाता है और ट्रेडिंग होना शुरू हो जाती है. सो इट्स नॉट अ प्लेस वेयर डीरेगुलेटेड एसेट क्लास ट्रेड हो रही हैं. ये वो जगह है जहाँ पे आप कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी आपकी इंफॉर्मेशन को लेती है, डिविडेंड आते हैं, एक प्रॉपर AML कंप्लाइंस KYC प्रोसेस है. सो आपके क्लाइंट की KYC भी उस सूरत में ही हो रही होती है, उसकी नेटवर्थ भी उसी इनकम स्ट्रीम से ली जा रही होती है कि जितनी इनकम रिसोर्सेज हैं. तो ये तो वो वाली बात है कि जिन्होंने इस एसेट क्लास की इस रैली को मिस कर दिया है, नाउ दे आर मेकिंग अ कमेंट कि ये चीज़ जो है वो गैम्बलिंग का प्लेस है या ब्लैक मनी को वाइट करने की जगह. आई थिंक थोड़ा वही अंडरस्टैंडिंग का इशू है जो हमारे मासेस में आज भी देखा जाता है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड द एसेट क्लास. अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर नॉट गैम्बलिंग हियर, यू आर बाइंग अ कंपनी स्टॉक जिसमें आप शराकतदारी कर रहे होते हैं किसी कंपनी के साथ. सो वो कंपनी अपने शराकतदार की नाम, डिटेल्स, इनकम स्टेटमेंट या सोर्स ऑफ इनकम तमाम चीज़ें रखती है. तो ऑब्वियसली जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग का फ्लॉ है वही रीज़न बन रहा है हमारी इस इंडस्ट्री में, इस एसेट क्लास में
मासेस को ना आने के लिए भी। तो आई थिंक ये जिनका भी व्यू है उनको थोड़ी सी थॉरो एनालिसिस करनी चाहिए कि मार्केट में जो KYC, AML, स्टेट बैंक की रेगुलेशंस, नेशनल क्लीयरिंग के, CDC के प्रोसेसेस ये हैं इसलिए कि ये तमाम काम ना हो सके। डेफिनेटली थैंक यू फॉर दैट एक्सप्लेनेशन। मैं हमेशा लोगों को यही आई थिंक मैं समझाते पर्सनली तो थक चुकी हूँ, तो अब मैं बोलती हूँ ठीक है, अगर आपको ये लगता है नो प्रॉब्लम, यू डोंट वांट टू बी रिच, डोंट कम इनटू द स्टॉक मार्केट, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारा काम तो चल रहा है। सो अभी ऑल ऑफ अस, एवरी सिंगल वन ऑफ अस जो भी कैपिटल मार्केट्स में काम करता है, हम एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन। 9 महीने हो चुके हैं, मसले पे मसले आई जा रहे हैं। द फंड्स अपेरेंटली हैव लेफ्ट द बैंक्स एंड दे आर सपोज टू बी डिप्लॉयड, लेकिन अब जो नया मसला आ गया है इट इज़ के नेचुरली चाइनीज़ IPPs जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं, जिनको अभी उनकी पेमेंट्स नहीं मिली हैं, उन्होंने रिटेलिएशन दिखाई है कि नहीं, सर्कुलर डेट कैसे आप लोग रिजॉल्व कर सकते हैं जब तक हमारी पेमेंट्स नहीं हुई, विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल बिकॉज उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पैसे बनाने के लिए ही की थी ना, नो वन डज इट जस्ट फॉर खैरात, वरना यू वुड जस्ट गो टू चैरिटी। तो उस पर हमें क्या रेजोल्यूशन नज़र आ रहा है? IPP इज गोइंग टू गेट अ पेमेंट, इज दैट गोइंग टू टेक पेमेंट अवे फ्रॉम द सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन विद आवर लोकल कंपनीज? उस फ्रंट पे क्या हो रहा है? देखिए, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, ये दिस इज अ पॉलिसी मैटर राइट नाउ। ये अगर हम किसी फॉरेन इन्वेस्टर को बुला रहे हैं पाकिस्तान में कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, और गवर्नमेंट या रेगुलेटर जो है उसको XYZ रिटर्न की कमिटमेंट कर रहा है और उस कमिटमेंट पे आ रही है बिकॉज कि उसको गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया था। सो नाउ अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव लेते हैं, मुल्क के लिए जो अच्छा है वो व्हाट वी आर सीइंग, दे हैव डन अ मार्वेलस जॉब, जो तमाम चीजें हो रही हैं रिफॉर्म्स के लिए बेस्ट है। बट एक परसेप्शन जो हम दे रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को ऑन सो मेनी ग्राउंड्स के यार, कि कोई बंदा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करता है, आप उसको कहते हैं सोवरेन गारंटी भी थी, चीजें भी थी, फलाना भी था, और उसके बाद जो है वो ओवरनाइट चीजें चेंज हो जाती हैं। सो नाउ दैट्स अ पॉलिसी इशू जिसकी वजह से आपका फर्दर FDI आने में लोगों को जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो रहा है। सो व्हाट आई बिलीव इज के पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ जाना चाहिए कि यार हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स ये हैं, फॉरेन FDI यहाँ से आई थी, इनको बिठाना है, चाइनीज IPP इन्वेस्टर्स थे वो अलग थे, लोकल थे, तो दिस नीड टू बी रिजॉल्व। तो म्यूचुअली होना चाहिए ताकि फर्दर कभी पाकिस्तान को इसी, अब देखें नेचुरली इफ यू आस्क ऑल ऑफ देम टू गेट शट डाउन, व्हाट यू गोना डू इन 2029 और 2030 जब आपको रियल पावर शॉर्टेज आ रहा होगा, आपकी पॉपुलेशन तो बढ़ रही होगी ना, आपकी इंडस्ट्रीज तो बढ़ रही होंगी, आपकी डिमांड तो बढ़ रही होगी ना एनर्जी की। इफ यू गोना शट डाउन, व्हाट विल गोना हैपन? सो नेचुरली हमें कोई एक ऐसा मिडवे निकालना चाहिए जिसकी वजह से 4 साल बाद हम कोई ऐसी डेस्परेट पॉलिसी ना बना रहे हो जिसने पाकिस्तान को पिछले 70 साल से परेशान करके रखा हुआ है। डेफिनेटली। सो दिस नीड टू बी सॉर्टेड बाय लॉन्ग टर्म व्यू कि यार अगले 25 साल मेरी एनर्जी डिमांड ये होगी, ये मुझे इंडस्ट्री के लिए केटर करना होगा, ये पॉपुलेशन के लिए केटर करनी होगी, इस तरह के मसाइल होंगे। सो दिस नीड टू बी सेटल्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस के एक थिंक टैंक बैठे जो डिटेल में बात करें। आज मैं तमाम डिसीजंस ले लेता हूँ एडहॉक बेसिस पे, डाउन द रोड 4 साल बाद व्हेन आई एम लुकिंग फॉर मोर एनर्जी, मेरी इंडस्ट्रीज एक्सपेंड कर रही होंगी, लोकलाइजेशन हो रही होगी, पाकिस्तान में पॉपुलेशन बढ़ी होगी, एनर्जी डिमांड ज्यादा होगी। नाउ वी गो अगेन ऑन द सेम पेज कि हमें चाहिए होगा दोबारा से हम एनर्जी प्रोजेक्ट पे बात करें, FDI मंगवाएं, नए IPP लगवाएं, वो व्हाटएवर द प्लान इज, फिर हम कोई एडहॉक बेसिस पे प्लान कर रहे होंगे। तो आई थिंक दिस नीड टू बी सेटल्ड, एक थिंक टैंक बैठे जो अगले 25 साल 20 साल का प्लान करे और फिर चीजों को रिजॉल्व करे। सो यस, ऑन द अदर साइड जो भी मेजर्स लिए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पे, दूसरी चीजों पे, ट्रस्ट मी ये पाकिस्तान के लिए अगले आने वाले बहुत सालों तक बहुत बेनिफिशियरी रहेगा, बट चीजों को खराब तरीके से कंक्लूड ना करें। क्योंकि आप 4 साल बाद जब आपको दोबारा एनर्जी डिमांड करनी पड़ेगी, जब व्हेन यू आर लुकिंग फॉर मोर एनर्जी, बहुत सारी चीजें होंगी, तब आप एक दोबारा कोई नया मैच खड़ा करेंगे, एडहॉक बेसिस पे कोई डिसीजन ले रहे होंगे, उनको नए रिटर्न दे रहे होंगे IRR पे बेसिस पे, डॉलराइज बेसिस पे, वो एक अलग दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपके लिए।
Definitely, definitely. Well, Farhan, I'm going to request you to stay with us while we take a short break. और आप लोग कहेगा आप देख रहे हैं The Inside Scoop. We are in conversation with Mr. Farhan Rizvi. I am Marshall Khan. Welcome back. You're watching The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले we were in conversation with Farhan Rizvi. So, Farhan, let's talk a little bit about अभी हमारे जो सेक्टर्स चल चुके हैं. It's autos, banks. आपके basically your large market cap stocks are what's moving, right? So, Pharma's result was not the best out of the bunch. तो is there any sector जो आपको लगता है कि अभी भी undervalued है compared to the rest of the sectors in the market? देखिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का ये क्वार्टर हमेशा से थोड़ा सा स्लो आता है. सो इफ यू सी द लास्ट क्वार्टर, वो थोड़ा दिसंबर के अराउंड वो थोड़ा सा बेहतर आ सकता है. सेकेंडली, ऑटो सेल्स मुझे लगता है कि ऑटो फर्टिलाइजर इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा बिकॉज ऑफ द फ्लड. आई थिंक वो थोड़ा सा देखना चाहिए, उसको थोड़ा अवॉइड भी करना चाहिए. व्हाट आई सी इज के यहाँ से एक नेचुरल डिमांड क्रिएट हो सकती है इन द सीमेंट सेक्टर. तो वो एक रखना चाहिए हमें व्यू में. बैंकिंग सेक्टर स्टिल हमें लगता है कि यहाँ से रूम है, पे आउट्स अच्छे हैं, नीड अच्छी हैं, तो बैंकिंग सेक्टर भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है. सो इफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर थोड़ी करेक्शन करता है तो मार्केट में मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर वुड बी बेहतर थोड़ा सा अर्निंग वाइज, तो उसमें थोड़ा उनसे ऑप्शन लेना चाहिए हमें. आई वुड सजेस्ट ऑटोज और फर्टिलाइजर से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. फ्लड इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा क्लैरिटी आ जाए चीज़ों पे, फिर उसके बाद जो है आप काम कर सकते हैं. ओके, लवली. तो सिंस जैन एक चीज़ जो मार्केट में कॉन्स्टेंटली जिसकी बात हो रही है, जिसके बारे में अभी रिसेंटली भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की थी, वाज क्रिप्टो रेगुलेशन इन पाकिस्तान, राइट? हमारे पास वी हैव मोर देन अपेरेंटली 3 मिलियन यूजर्स, पाकिस्तानी नेशनल्स, राइट, जो पाकिस्तान में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं डिजिटल एसेट्स. ये सारा पैसा एसेंशली बिकॉज कोई लीगल तरीका नहीं है फॉर USDT बाइंग एंड टू ट्रेड. और जो है पीमैक्स, उसका तो मतलब 30,000 यूजर्स के साथ आप क्या ही बोल सकते हैं, राइट? इट्स नॉट अ वायबल ऑप्शन. वहाँ स्प्रेड्स बहुत डिफिकल्ट हैं और लिक्विडिटी का बहुत मसला रहता है उनके पास. तो आई पर्सनली फील लाइक कि जब तक पाकिस्तान दूसरे मुल्कों की तरह लाइसेंसेस नहीं देगा इंटरनेशनल ब्रोकर्स को, कमोडिटी और फॉरेक्स ब्रोकर्स, नो वन सेइंग के ब्रिंग एवरी कंपनी, लेकिन जो आपकी बड़ी कंपनीज हैं जो सही काम कर रही हैं, राइट, जहां बाकी दुनिया भी ट्रेड कर रही है, जिनके मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, उनको अगर लाइसेंस दिया जाए फॉर वट एवर एक्सचेंज ऑफ कोलैटरल आप लोग रख लें इन केस समथिंग हैपन्स, ताकि SECP लोगों को उनके पैसे वापस कर सके, वट एवर द कंडीशंस आर. लेकिन अनटिल दे वेलकम ग्लोबल ब्रोकरेजेस टू कम हेयर एंड ऑपरेट हेयर इन द मार्केट, तो दिस मनी जो हुंडी हवाला में जा रहा है और हमारे जो करंट अकाउंट में प्रेशर भी डलवाता है और हमारी करेंसी को डिवैल्यूएशन की रिस्क पे डालता है, वो नहीं जाएगा. व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन विद द रेगुलेशन? तो अगर मैं मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करूं, पिछले 1 साल में या 2 साल में हमने मार्केट में आई थिंक सबसे बड़ा आउटफ्लो देखा है. आई थिंक इट्स अराउंड $226 मिलियन हमारी मार्केट से एग्जिट हुए हैं. बिसाइड इसके कि मार्केट में जो है वो परफॉर्मेंस रही है बहुत ज़्यादा. ठीक है, 2024 में तकरीबन $104 मिलियन का आउटफ्लो था, और ये आउटफ्लो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से था. पाकिस्तान की मार्केट को या पाकिस्तान को एज अ इन्वेस्टमेंट केस पिच करने के लिए थोड़ा सा हमें जाहिरन जो ब्रोकर्स कर रहे हैं अपने तौर पे वो तो करते रहेंगे, स्टेट लेवल पे भी ये काम शुरू होना चाहिए कि पाकिस्तान केस को प्रेजेंट किया जाए, चीज़ों को प्रेजेंट किया जाए. पिछले अदवार में भी पाकिस्तान में बड़े इंटरनेशनल ब्रोकरेज काम कर चुके हैं. मेरिल लिंच था, JP मॉर्गन था, हर बड़ा ब्रोकरेज हाउस पाकिस्तान में आके काम कर चुका है. इनफैक्ट बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं जो फॉरेन ब्रोकर्स काम करते हैं. सो ऑन द क्रिप्टो साइड आई थिंक बहुत दिल्ली दूर है अभी ये रेगुलेशंस बनने में, चीज़ें बनने में इसमें टाइम लगेगा. तो वो उसमें टाइम लगेगा. फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये चीज़ें
ऑन बोर्ड हो सकेंगी. सो फिलहाल जो है वो आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आना पाकिस्तान मार्केट की केस को पिच करना, Yeah. ये थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए फ्रॉम ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, स्टेक होल्डर्स के. फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं जो पाकिस्तान में बहुत एक्टिवली आया करते थे, अभी तो आप किसी भी ट्रैकिंग इंडेक्स में भी इतनी हाई परसेंटेज नहीं रखते कि लोग आपको जो है वो ट्रैकिंग एरर में भी इग्नोर करना चाहें तो वो कर सकते हैं. सो इन पास्ट एक ईयर में शायद फॉरेनर्स ने तो पाकिस्तान को एज एन अपॉर्चुनिटी ही ट्रीट किया है कि पाकिस्तान से वो एग्जिट ही लेके गए हैं. तो लेट्स सी कि ये इन्वेस्टमेंट कब आती है, कैसे ये टेबल टर्न होती है, कब लोकल इन्वेस्टर्स का जो है वो चेंज ऑफ हैंड होता है. डेफिनेटली मार्केट का नया री रेट अगर आप समझ रहे हैं कि 11 और 12 का मल्टीपल होना चाहिए, सो चेंज ऑफ हैंड इज रिक्वायर्ड हेयर कि जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, चीज़ें चेंज होंगी. सो मुझे लगता है कि ये इस सेक्टर पे, इस सेगमेंट पे काम करने की बहुत ज़रूरत है तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से, जो कि अभी मिसिंग है. So, कर रहे हैं एफर्ट्स, ऐसा नहीं है एफर्ट्स नहीं हो रहे, बट जो होने चाहिए वो मिसिंग है. So, do you have a estimated timeline, your own personal timeline? क्या कब लगता है कि कब फाइनली पाकिस्तान डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करने की तरफ आएगा? इस पे कोई भी कमेंट करना फिलहाल जो है वो तो कबल वक्त हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि अभी वी हैव एम्पल टाइम कि हम इसको रेगुलेशन में लेके आएंगे, तमाम चीजें अलाइन करेंगे. बहुत टाइम. It's really sad because अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल there's a brokerage named XYZ, ठीक है, और ये लोग कमोडिटीज और फोरेक्स में होते हैं. अब यहाँ करंटली तो पीमैक्स के पास 30,000 अकाउंट है, ठीक है, लेकिन टोटल आपके जितने लोग फोरेक्स और कमोडिटीज ट्रेड कर रहे हैं, दैट्स मोर देन 2 मिलियन पीपल. सो क्लियरली पीमैक्स हैज़ नॉट बीन एबल टू डू दैट जॉब. ये ऑब्वियसली ये बस नंबर्स की बात है कि एस्टैब्लिश हो गया. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉरेन ब्रोकर्स आते हैं यहाँ, द फर्स्ट थिंग दे विल हैव टू डू इज सेट अप देयर ऑफिस. दे विल ब्रिंग मनी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. फिर आप एक कंडीशन सेट करें कि आपको लोकल मार्केटिंग के लोग हायर करने हैं, आपको लोकल लोग हायर करने हैं ऑपरेशंस के लिए, आप लोग यहीं मैनेज करें ऑपरेशंस. उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट चाहे जितनी छोटी परसेंटेज दे लेकिन बढ़ेगी. वहाँ से आपके जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारा ब्रेन ड्रेन का मसला है, राइट, कि सब बाहर चले जाते हैं इन सर्च फॉर बेटर यूज़ ऑफ द नॉलेज दे हैव अचीव्ड स्टडिंग इन लोकल यूनिवर्सिटीज़. उनके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी बैठी हुई होगी एक और एवेन्यू में. डिजिटल एसेट्स की जो ग्लोबल अडॉप्शन है वो बहुत एक्सपोनेंशियल स्केल पे है. एवरीवन इज गेटिंग इनटू डिजिटल एसेट्स एंड एवरीवन हैज हर्ड ऑफ इट, राइट. ये एक आम चीज़ होती जा रही है. तो दे विल हैव एन ऑप्शन कि अच्छा वी कैन बी हियर एंड वी कैन वर्क लोकली एंड देन इवेंचुअली वेंचर इनटू वेयरएवर इन द वर्ल्ड. तो आई डोंट अंडरस्टैंड पर्सनली कि इतना पुशबैक और ये इतना जो हम मोनोपोलीज क्रिएट कर लेते हैं हर चीज़ में, इसकी ज़रूरत क्या है? इसमें कोई मुल्क का तो कोई फ़ायदा नहीं है. किसी और का फ़ायदा तो वो तो अलग बात होगी, लेकिन मुल्क का नहीं है. आई थिंक कुछ प्लेटफॉर्म्स के साथ तो ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है कि ये प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में लॉन्च होंगे. देखिए, इंटरनेशनल ब्रोकर्स ऑलरेडी पाकिस्तान में हैं, बड़े ब्रोकर्स हाउसेस के साथ. वो तमाम की तमाम बिग बल्ज ब्रैकेट फर्म्स जो हैं जितनी भी हैं वो काम करती हैं. सो दे हैड सम ऑफ देम हैड अ शिपरोनिंग एग्रीमेंट और सम ऑफ देम हैव कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है उनका. मगर डायरेक्टली ज़ाहिरन वो प्रेजेंट नहीं होती पाकिस्तान में. इसमें एक ऑब्वियसली रेगुलेशंस चीज़ें हैं जिसमें टाइम लग रहा है लोगों को, और कंफर्ट जोन आने में टाइम लग रहा है. तो आई थिंक वेट करना चाहिए, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए और फिर पाकिस्तान के इसको प्रॉपर पिच किया जाए तो फिर काम चीज़ें बन सकती हैं बेहतर. डू यू थिंक कि हमारे पास लोग हैं हु आर क्वालिफाइड टू मेक डिजिटल एसेट रेगुलेशन पाकिस्तान में? हमने बहुत सारे लोगों से कंसल्ट कर चुके हैं ऑलरेडी. बहुत सारे लोग जो इस फील्ड के हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ दे आर इन टच, दे आर इन टॉक. सो आई थिंक वी आर केपेबल इनफ टू रेगुलेट दिस, बट इट विल टेक टाइम. इतनी जल्दी नहीं होगा. अभी तो हम सही तरीके से नादरा की NIC के साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सके. So if I wanted to open an account on my NIC, तो my IBAN everything should be linked centralized. Agreed. वो हाँ, अभी तो हम अपनी बायोमेट्रिक के लिए एप्लीकेशन दूसरी खोलते हैं. वो हम वो इन ऐप बिल्ड नहीं कर सके आज तक. तो इट विल टेक टाइम डेफिनेटली. इसमें टाइम लग रहा है, चीज़ें बिल्ड हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता. सो
जितनी ज़्यादा ये इंडस्ट्री बढ़ती चली जाएगी, हमें ये चीज़ों की रियलाइजेशन ज़्यादा होती जाएगी। आज अगर 3 मिलियन यूआईएन हो जाते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, I mean, और अगर हम इस तरह से डिजिटल पेमेंट के ऑप्शंस और ज़्यादा बेहतर अब आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रास्ट के ऑप्शंस आ गए हैं, बहुत सारे लोग आउटवर्ड पेमेंट्स भी ऑफर कर रहे हैं, चीज़ें आती जा रही हैं। बट definitely. और डिजिटलाइजेशन की तरफ जितने चले जाएंगे उतना ये बाकी चीज़ें भी आसान होती चली जाएंगी। फिलहाल तो हम अपनी बेसिक से ही बहुत शायद पीछे थे। अब कुछ 100%. अरसे में जो है ना वो रेगुलेटर भी काम कर रहा है, सीडीसी, एनसीसीपीएल Definitely. अच्छा काम कर रहे हैं, और आना शुरू हुई हैं चीजें आहिस्ता आहिस्ता। लेट्स सी कि हम दूसरे फेज में कहाँ तक आगे जाते हैं। Yeah. बट फर्स्ट तो हमारा बेसिक स्टेप्स पूरे हो जाए, जो Definitely. डिजिटलाइजेशन की रिक्वायर्ड है, डिजिटल एसेट की Definitely. रिक्वायरमेंट है, कि द मोमेंट वी ट्रीट आवर एनआईसी नंबर एज अ सोशल सिक्योरिटी के वो Yeah, डालेंगे तो बाकी फिर सारा वहाँ डेटा से ऊपर से हम दूसरी चीज़ों की तरफ वेंचर करेंगे. 100%. I completely agree. Well, Farhan, thank you so much for being with us. On that note, we will close. It was a pleasure having you. आप हमेशा आके इतनी अच्छी बातें करते हैं, and you always explain it in a layman's terms, which is the best thing. So I will see you guys now on Monday. Till then, take care of yourselves. Khuda Hafiz.